ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं WP का लेक्चर नंबर 6 और पहले हम लोग कर रहे थे कुछ क्वेश्चन, वो रिवाइज कर लो, है ना। ये क्वेश्चन कराया था हमने, हम लोग ने पढ़ लिया था कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी और हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था अच्छे से, है ना। और जो रिमेनिंग टॉपिक बचा है वो कौन सा बचा है? वर्क डन बाय स्प्रिंग और क्या होता है आपका पावर। बस दो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक। तो अभी क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके अंदर टाइम मिलेगा तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम। अच्छा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने अच्छे से पढ़ाया है इसके बारे में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या डिफरेंस आ जाता है। कंजर्वेटिव में क्या होता है, सिर्फ हम लोग को इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है उसका ही मैटर करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला केस हो गया। पाथ इंडिपेंडेंट होता है कंजर्वेटिव, ठीक। आगे देखिए यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, यू कितना है आपका x² माइनस bx, ए बी क्या है, कोई कांस्टेंट यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। कह रहे हैं फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। आपको क्या निकालना है? आपको f निकालना है, कैपिटल F, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस du अपॉन dr। r नहीं है तो क्या होगा? x होगा। रीजन क्या है? x भी रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, r भी रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। तो वेरिएबल रटना नहीं था आपको, मैंने सिखाया था कि r का मतलब पता होना चाहिए। r क्या है? पोजीशन। तो x भी क्या कर रहा है? पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला आंसर मैंने आपको बता दिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? f क्या हो जाएगा? f net इज इक्वल टू 0। मतलब जो भी है वो आप क्या कर दोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 0 से इक्वेट कर दोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। थर्ड में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो f net पर, मतलब f net जब 0 है यानी कि x की वो वैल्यू जिस पर ये कहां से निकलेगी? यहां से। तो उसका क्या करेंगे, उसको हमने u के फॉर्म में पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, जल्दी करके बताओ, बचा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर है तो ये हो जाएगा du माइनस du बाई dx। ये जाएगा माइनस साइन को बाहर रखिए, इसको हो जाएगा आपका d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा माइनस b d बाई dx ऑफ x। ये क्या हो जाएगा बेटा? 1। ये क्या हो जाएगा? 2x। कौन सा फॉर्मूला लगा? यहाँ पर फॉर्मूला देते हैं d बाई dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n into x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? माइनस, फिर यहाँ पर a into 2x माइनस b, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इट विल बी इक्वल टू माइनस 2ax प्लस b। ये आपने निकाल लिया फोर्स। पहला वाला क्वेश्चन डन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया a, ठीक। b क्या है? b क्या है? f net 0 पर x की वैल्यू क्या होगी? तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस b। तो यहां से समझ में आता है 2ax इज इक्वल टू b, या फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b अपॉन 2a। तो यही वो वैल्यू है x की जिस पर आपका फोर्स कितना हो रहा है? 0। फोर्स ऑन बॉडी इज 0। अब हम करते हैं c। c क्या रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बताओ जब आपका f net 0 है। तो x की वैल्यू जब है कितनी? फॉर x इज इक्वल टू b अपॉन 2a, f net क्या है? 0। सो u विल बी क्या आ जाएगा? a इंटू क्या आ जाएगा? x की वैल्यू b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b इंटू b अपॉन 2। सो सॉल्व कर लिया, आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करा दिया। कर लेंगे या फिर मैं कंप्लीट करूं? अब हो जाएगा। कैफ आंसर बताओ जरा, करके बताओ आखिरी वाले का आंसर कितना आएगा। मल्टीप्लाई करना है सर, मल्टीप्लाई करके आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो यहाँ कितना आ रहा है? इधर देखो, a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और a स्क्वायर, ठीक। तो एक a ऊपर है, a कट जाएगा तो बचेगा क्या? बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस यहाँ b इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो 4a और 2a का एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता है? निकालो, आंसर बताओ, तुरंत आंसर बताओ तभी आगे निकलेंगे। अब स्लाइड है तो स्लाइड, क्या टेंशन। देखिए तो u की वैल्यू कितनी आ गई? बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। बी स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 अपॉन 4a माइनस 1 अपॉन 2a। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4a। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4a आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, क्या कर दें? अरे इसको ये तो बाहर ले सकते हैं यार, छोड़ो, है ना। 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका मतलब है आप लोग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर या वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। आपको समझ में आगे आ गया है तो नेक्स्ट देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम। मास दिया हुआ है, हाँ,
आगे देखिए फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा हमेशा एक्स एक्सिस, इज गिवन बाय ux इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर बाय 2 माइनस x, ठीक। इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, मतलब क्या है ये टोटल का मतलब क्या होता है आपका Pe प्लस Ke, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो आपसे कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू बताओ। आपको आधे ज्यादा तो मैंने करके दिखा दिया, अब आपको करना है, फिर सॉल्व करना है। मैक्सिमम मिनिमा लगा लेना, बेसिक मैथ छोड़ देते हो तुम लोग इसलिए कर नहीं पाते हो, ठीक है। देखो मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से करते हैं ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो क्लियरली है कि अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है और मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है तुमसे, क्या कह रहा है, हिंट तुम्हें यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। तो मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या होगा, टोटल एनर्जी जब अपन निकालेंगे तो u क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए, तभी तो, क्योंकि हमने इतने अच्छे से अभी सिखाया था कंजर्वेशन लॉ में कि जब हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्री फॉल करवा रहे थे तो हमेशा मैक्सिमम हाइट पर क्या था, जब ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक मिनिमम, और जब टच करता है वो सरफेस को, जब वो बॉल गिर के टच करती है सरफेस को, तो उस समय पोटेंशियल 0 होता है और काइनेटिक मैक्सिमम होता है ना। तो हमें कंडीशन वही यूज करनी है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, चाहे पोटेंशियल मैक्सिमम हो चाहे काइनेटिक मिनिमम हो। समझ में आ रहा है। तो चाहे काइनेटिक मैक्सिमम हो पोटेंशियल मिनिमम तब भी तो वो रहेगा कंजर्व। इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ के ई मैक्स, क्योंकि मुझसे पूछा गया, अगर मुझसे ये स्पीड पूछा जाता तो मैं किसी भी इंस्टेंट के लिए सॉल्व कर देता। मुझसे पूछा गया कि मैक्सिमम स्पीड बताओ, तो मैक्सिमम के लिए यही कंडीशन है के ई मैक्स के साथ हमेशा यू मिनिमम होगा। तो ये कंडीशन यूज करने वाला हूं मैं। तो के ई मैक्स में जो वेलोसिटी निकलेगी वो हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक। ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया। तो इसका मतलब मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से पता है। मिनिमम कंडीशन क्या होती है कि dy बाई dx को 0 के इक्वेट करो तो मैं x की वैल्यू मिल जाएगी, फॉर विच क्या होगा आपका फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। फिर मैंने क्या सिखाया था, अगर डबल डिफरेंशिएशन किया जाए y का तो क्या आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू a, क्या होगा वो पॉइंट होगा जहां पर फंक्शन मिनिमम है, फंक्शन मिनिमम है। और अगर वो निगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a वो पॉइंट है जहां पर वो मैक्सिमम है। तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यही का, हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम्हें x इज इक्वल टू कितना आया तुम्हारा, हाँ x इज इक्वल टू 1 पर u हो जाएगा मिनिमम। तो तुमने मिनिमम निकाल लेना है, तो 1 पुट करके आंसर निकाल लो तुम, ठीक है। बाकी हम देखिए तो क्या करेंगे, फिर से अब y की जगह क्या आ जाएगा, u ले लेगा, ठीक है। du बाई dx, तो यहाँ क्या जाएगा d बाई dx ऑफ क्या होगा बेटा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, है ना, सिंपल है कि नहीं। अब क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो d बाई dx, जो भी आपका नंबर होता है वो बाहर आ जाता है, तो बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस d बाई dx ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इधर क्या आ जाएगा 2x, ये जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस 1, ये कितना आ गया, ये आ गया x माइनस, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे dy बाई dx को इक्वल टू 0 करना होता था x की वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब है यहाँ से क्या आ जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x की वो वैल्यू मिल गई जिस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको, हमने dy dx कर ही लिया था, अब मुझे जो भी आंसर आया था उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू मिलेगी अगर वो पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 वो पॉइंट क्या हो गया मिनिमम वाला, और अगर नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम वाला। तो मैं यहां से करके देखता हूं, जरा देखते हैं ना फटाफट साथ साथ में। मैं कुछ स्लाइड ऐड कर लूं। देखिए ठीक है, तो इसका मतलब है d2u बाई dx2 इक्वल टू d बाई dx ऑफ क्या होगा बेटा x माइनस 1। इसका आंसर क्या आएगा d बाई dx ऑफ x माइनस d बाई dx ऑफ 1। मैंने क्या सिखाया था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या होता है 1। आंसर क्या आया +1, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 1। ये क्या होता है, ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि एट x इज इक्वल टू 1 u क्या है मिनिमम है, क्या है u क्या है मिनिमम।
अब u मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, तो u मिनिमम क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x, तो 1/2 माइनस कितना आ गया माइनस 1/, हो गया ना काम। अब फॉर्मूला देखो क्या था, TE इज इक्वल टू u मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से u मिनिमम इधर फेंक दीजिए, तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू TE माइनस u मिनिमम। इज इट ओके? ये कितना है, ये 2 है, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस 1/2, इधर कितना आ जाएगा 1/2 m इंटू v मैक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। m की वैल्यू कितनी है 1, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 केस दिया ना, m कितना दिया हुआ बेटा 1, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 4 + 1 5/2, अब ये 2 काट दें, कितना आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस होगा, वो तुम देखो, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। कितना आ गया √5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि बस मैं ही कर रहा था? देखिए ऑनलाइन सबको आ रहा है, 8 बजे तक पढ़ाएं, सरफराज कह रहे हैं 8 बजे तक पढ़ाइए। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो। तो ये हो गया भाई √5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया बेसिक मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह फिट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बॉडी इज डॉट फ्रॉम हाइट। अब तो ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन करा था अभी मैंने, एग्जांपल दिया तुम्हें कि जब भी फ्री फॉल वाला केस होगा तो क्या करना है, ठीक है। 8 मीटर से तुम्हें क्या दे दिया इसने, h आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट राइजेस टू 6 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आएंगे यहाँ हिट करेंगे, फिर वापस से रिबाउंड करेंगे। रिबाउंड करने वाला केस है ये, जब बॉल को आप रिलीज करते हो तो वो हिट करने के बाद वापस से कुछ हाइट तक आता है, लेकिन सेम हाइट तक नहीं आ सकता, क्योंकि वो एनर्जी लूज करता जाता है हर कोलिजन पे, ठीक है। ठीक, वेरी गुड। तो ये पहला तो सिंपल फ्री फॉल 8 मीटर, दूसरा कितना 6, फिर नीचे जाएगा, ठीक है 6 मीटर फिर जा रहा है, और उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, रीगेन करेगा ना। What is the fractional loss in kinetic? अच्छा इसके आगे करना ही नहीं है, अच्छा लेकिन हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके बाद बताओ कितना इसका काइनेटिक एनर्जी घट गया, कितना लॉस हो गया। ऑब्वियसली लॉस हुआ तभी तो यहाँ पर हाइट कम हो गई, नहीं तो वापस से 8 मीटर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये लॉस पूछ रहे हैं, उसका कह रहे हैं assuming that frictional resistance to be negligible, कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। अपने को सिर्फ mg के लिए सॉल्व करना है, किसके लिए करना है, mg के लिए। तो करो, देखो क्या करते हो तुम लोग, ट्राई करो फटाफट। तो फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकालोगे, देखना टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए। फ्रैक्शनल लॉस इन के, कंजर्वेशन लॉ पढ़ लिया अच्छे से। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो क्या कह रहे हैं, फिर सुनना ध्यान से, कह रहे हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, फिर और क्या हो सकता है, और एक वैल्यू और है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। होगा कि नहीं होगा? जिस रेट से, सुनना ध्यान से मेरी बात, जिसको डाउट हो रहा है उसके लिए, जिस रेट से, क्योंकि कंजर्वेशन में यही सिखाया था, जिस रेट से पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, यानी कि चेंज इन जो आपका आ रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, तो जिस रेशियो में आपका लॉस काइनेटिक का होगा, उसी रेशियो में पोटेंशियल का होगा कि नहीं होगा? तभी तो ऐसा होगा, क्योंकि किसी का लॉस किसी का गेन होगा, तभी तो कंजर्व रहेगा, नहीं तो कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पीछे जब प्रूफ किया था, 3 स्टेप दिए थे 1 2 3, तो 3 2 1 ऊपर से करके बताया था, तो क्या देखा था आपने, जब भी कर रहे थे mgh आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था। लास्ट में भी काइनेटिक एनर्जी जब अपन हिट कर रहे थे तब भी mgh आया था कि नहीं आया था, आया था ना। तो समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका फ्रैक्शन रेट ऑफ चेंज क्या होगा, दोनों का बराबर ही होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे ये अच्छे से बताया निकालना, क्योंकि इस केस में सबसे आसान तरीका क्या होगा, mgh सॉल्व करना, होगा कि नहीं होगा। तो बाद में देखो रीगेन, देखो कितना रीगेन कर गया, 6 मीटर रीगेन किया, कितना बचेगा 2 मीटर, यही तो चेंज आएगा ना। तो करके दिखाओ मुझे कितना आएगा। तो पहले वाले केस में लॉस की बात करेंगे, तो सर mgh की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ तो 2 ही मीटर आना चाहिए, क्योंकि ये 8 माइनस 6 तो रीगेन कर गया ना, बचेगा कितना, 2 ही मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल के बीच में ही सिर्फ देखना होता है, दैट इज 2 मीटर, ठीक। अपॉन में क्या होगा, इनिशियली कितना था जब वो 8 मीटर ऊपर था,
है ना, यही तो था, mg तो कट ही जाएगा, तो क्या 2 अपॉन दैट इज 1 अपॉन कितना लॉस हुआ 1/4, ठीक है 1/4, ऐसे करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/2 1/4 1/6 1/8, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1/4। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A chain of mass m, पहले स्टिक लगा हुआ, and length l is held on a frictionless table in such a way that 1 upon nth part is hanging, मतलब टोटल का 1/9 नौवां हिस्सा, अरे 9 कह दिया, गलती से मिस्टेक हो गया, nth, ठीक है 1 upon 9 करके पढ़ा दिया क्या, बोल दिया, तो कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। क्यों ऐसा होगा कि भैया ऑब्वियसली इसी की वजह से mg नीचे की तरफ लग रहा है, बाकी क्योंकि जितना पार्ट टेबल पे रहेगा उतना पार्ट तो आपका नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस रहेगा, उसमें तो कोई वर्क करना नहीं है अपने को वर्क किसको करना है, इतना जो कौन सा फोर्स है mg नीचे लग रहा है, तो उस mg के अगेंस्ट हमें करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें mg में भी देखो वेरिएशन क्या है, जितना हैंगिंग पार्ट है उतना ही तो मास सिर्फ इन्वॉल्व होगा mg के अंदर, पूरा तो नहीं हो सकता है। ये सिखाया था ना मैंने, कैसे सिखाया था, मास पर यूनिट लेंथ के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिगर में एक हेल्प आपकी है L अपॉन L, N क्या है L अपॉन N, उतना ही तो पार्ट है जो हमें चाहिए जिसका मास। तो फिर से हमने जब इतना अच्छा थ्योरम पढ़ा हुआ है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, एक ये पढ़ा हुआ है और एक और पढ़ा हुआ है वर्क काइनेटिक एनर्जी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल चीज क्या हो जाएगी भाई, टेबल के ऊपर 0 होगी कि नहीं होगी 0, लेकिन जो हैंगिंग पार्ट है उसमें तो आएगा, उसमें तो आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि इसकी एक हाइट होगी, ठीक, उसकी हाइट कैसे लेंगे, लेंथ से ले लेंगे, ठीक है। तो लिखिए कैसे निकालेंगे इनिशियल और फाइनल के लिए। तो अगर मैं फाइनल पोटेंशियल से पूछूं, जब मैंने मान लिया टेबल पे वापस से चेन आ गई, तो ये कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज एट कहां पर है टेबल, ठीक है। करो 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 करो, तो u इनिशियल क्या हो जाएगा, अब देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा mg इंटू कितनी लेंथ के लिए L अपॉन N, ठीक, माइनस साइन भी है ना, यही होगा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नहीं माइनस तो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें तो कोई बात ही नहीं करनी है। मुझे बताओ ये L अपॉन N ही होगा कि कुछ और होगा, ये मैंने बताया था, जब ऐसा कुछ होता है तो मिड पॉइंट, क्या होता है मिड पॉइंट, mg कहाँ लगेगा मिड पॉइंट पे लगेगा, मैंने सिखाया था, रॉड के लिए सिखाया था। तो ये L अपॉन N था तो क्या जाएगा बताइए, L अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन, तो L अपॉन 2n, बाकी सब तो सही है, ठीक है। अब कर लो, तो रिक्वायर्ड वर्क डन क्या हो जाएगा, तो W क्या हो जाएगा UF माइनस UI, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या जाएगा mgl अपॉन, और स्मॉल m क्या है, टोटल मास है, स्मॉल m क्या है टोटल मास। तो स्मॉल m को अगर हमें चेंज करना है, स्मॉल m माफ करना, स्मॉल m तो इसका मास होगा ना, तो अगर हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल m क्या होगा, टोटल मास हमने कितना मान लिया, लेट द टोटल मास, ये तो हमने किया ही नहीं, टोटल मास कितना है कैपिटल M। फिर मैंने क्या सिखाया तुम लोग को, मैंने सिखाया था कि जितनी लेंथ का अपने को मास निकालना है उतनी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये कैपिटल M अपॉन N इंटू L अपॉन, होगा कि नहीं होगा, L अपॉन इज द लेंथ ऑफ द चेन, जो हैंगिंग चेन है,
तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m अपॉन, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ लिखना है तो ये जाएगा कैपिटल M G L अपॉन 2n। ये भी सही है, वो भी सही है, गलत नहीं है कुछ भी। स्मॉल m किसका मास था, जो हैंगिंग पार्ट है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए मुझसे अभी तुरंत, कुछ भी हिस्सा समझ ना आया हो तुरंत पूछ लो। अगला तो बहुत आसान है, हो गया डन। फिर से सोच लो, कुछ डाउट हो पूछ लो। यार तुम उस पर पूछते हो, यहाँ नहीं पूछते गुरु, यहाँ सोचते हम काउंटर में ना पूछ ले कुछ। जो तुमने पूछा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, समझ में आया। और तुम वहां कैमरे के पीछे तो तुम छुप जाते हो ना फोन में, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ टाइम थोड़ा ना पूछ लिया करो बेटा। अरे माइनस पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ो, क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, एफ डॉट दिया, यही तो पढ़ाया था ना हम लोगों ने। तो यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है भैया, अगर हम लोग वो भी नहीं आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए एम जी एच, इनिशियली क्या है, ये हैंग कर रहा है, इसको रीस्टोर करना है, हमें जीरो की तरफ ले आना है, तो निगेटिव ही तो होगा हमारा। चेंज जो कर रहे हैं हम लोग, वर्क जब करते हैं तो ये कितना आएगा, निगेटिव आएगा, तभी तो वर्क पॉजिटिव आएगा आपका। अगेंस्ट कर रहे हैं ना किसी के हम लोग, तो ये निगेटिव आता है, इसका निगेटिव नीचे। पोटेंशियल भूल गए, इतना पढ़ाए सब भूल गए। अरे भाई इधर आओ, वापस जाना पड़ेगा, पूरी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ गया पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है बाबू, क्या लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ये तो पहली बार देखा नहीं, हाँ चीटिंग हो गई तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा यहाँ, अच्छा ये लिखा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं दिए। अब फिर W अगर लिखेंगे तो माइनस यू हो जाएगा, कुछ गलत है क्या, जब ये माइनस इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है थोड़ी बहुत समझने के लिए, ये तो पार्ट भूल ही गए थे तुम, अगली बार पढ़ के आना, ठीक है। रहेगा पूछेगी A rod of mass and length L is placed in horizontal position, ठीक है, ये horizontal position रखी गई है। Find the work done by the external force against the gravity to alter its configuration from horizontal position to vertical, मतलब इसको ऐसे उठा के ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा, यहाँ पर तो बहुत अच्छी हेल्प हुई है आपकी। कैसे करेंगे भाई, फिर से चेंज इन वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी कितनी होगी, जीरो, और बाद में क्योंकि ये क्या है सरफेस पे है ना, सरफेस से कोई हाइट ही नहीं है, mgh का फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपना, जीरो ही तो आ जाएगा। h कितना है, जीरो। बाद में क्या होगा, जब इसको अपन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये हो गई तुम्हारी लेंथ। तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 पे, तो आपकी हाइट कितनी होगी सरफेस से, वो तो L/2 ही होने वाली है ना। और यहीं पर लगने वाला है आपका mg, यही तो होगा ना। तो mgh के हिसाब से u फाइनल कितना हो जाएगा, ये तो इतना बेकार क्वेश्चन है कि आप ऐसे नींद में कर लो। आपको चेंज पता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल, और u इनिशियल कितना भैया, जीरो, तो आंसर कितना आने वाला है, w इज इक्वल टू माइनस g, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो mgl/2 मैग्नीट्यूड वाइज देख लें तो mgl/2 टाइम्स हमें वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर खत्म होता है तुम्हारा ये टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं अपन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ बेटा ठंडी लगने लगी, ठंड आ रही धीमे धीमे, तुम्हें नहीं लग रही, नीचे कर दें, आगे बैठा करो यार, लो हाँ आगे बैठने कुछ तो बेनिफिट होगा ही। चलो कोई बात नहीं, तुम पीछे बैठो, एसी कर दी तुम्हारे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, अगर हम मॉड लगा देते कोई गलती तो है नहीं, ठीक। आगे बढ़ जाएं, देखो ध्यान से, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, पहला टॉपिक क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो अच्छे जानते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी देख चुके हैं। क्या करते हैं हम, स्प्रिंग को एक तरफ हम एक दीवार से फिक्स कर देते हैं,
है ना, और एक तरफ जो है सत्यम प्यारे को एक ब्लॉक के ऊपर बैठा दिया। अब इस स्प्रिंग को जब हम लोग ब्लॉक को खींच रहे हैं तो सत्यम प्यारे जो है उस पे झूला झूल रहे हैं, आगे पीछे इधर ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से आपको पता है कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। चलो सीरियस हो जाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग जब इसको एक्सपैंड करेंगे या फिर इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी मीन पोजीशन से ही इसकी हम लोग लेंथ को चेंज करेंगे, और जब ऐसा होगा तो स्प्रिंग भी हमेशा एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, इसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। जिसकी वैल्यू क्या होती है हुक्स लॉ के हिसाब से, F = माइनस ऑफ kx, वेयर k क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि वैरी करता है अलग अलग स्प्रिंग के लिए, अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। x क्या है, जितना भी आप उसकी मीन पोजीशन से आप दूरी को मतलब कंप्रेस कर रहे हो चाहे आप एक्सपैंड कर रहे हो, है ना। तो एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये भी क्लियर हो जाती है यहीं पर कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा, माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन का मतलब है कि जो भी अप्लाइड फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, या फिर जिस डायरेक्शन में x होगा आपका, या जो आपकी लेंथ जिस तरफ चेंज होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। अगर आगे तरफ खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ठीक है, और अगर आप दबा रहे हो इसको तो ये, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है इसका मतलब, जब फोर्स लगता है तो इसका मतलब क्लियरली है कि कुछ ना कुछ वर्क तो होगा। समझ में आ गया। चलिए लिखिए यहाँ पर एक डायग्राम तो आप फटाफट बना ही लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि हमने मान लिया कि जो हमने वर्क किया और जो हमने स्प्रिंग की लेंथ को चेंज किया वो हमने x1 पहले थी, बाद में हमने x2 तक उसको ले गए, हमने x को चेंज किया, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बनेगा हम लोग क्या बनेगा, F.dx। मैंने कहा dx रेट से मैं बराबर चेंज करूंगा, गलत है क्या, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x1 से x2 f cos थीटा dx। इज इट ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और f की वैल्यू क्या होती है बेटा, f की वैल्यू क्या होती है स्प्रिंग में, क्या लिखा हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात हो रही है ना, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, kx आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 to x2, ये जाएगा kx cos थीटा dx, ठीक है। अभी थीटा क्या है यार, जो भी अप्लाइड फोर्स है हमेशा वो, अभी तक आपने सीखा है कि हमेशा वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होगा, है ना। लेकिन मैंने कहा भैया हमने एक एंगल पर फोर्स लगाया, ब्लॉक लगा दो, एक ऐसे ब्लॉक बना लो, ठीक है, ऐसे करके, अब उसमें एक एंगल पर हमने फोर्स लगाया, तो कंपोनेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं तो यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा थीटा, f cos थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक अपोजिट तभी बनेगा, उसका cos कौन होगा, f cos थीटा होगा ना, तो हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। नहीं, हम लोग स्प्रिंग के लिए ही बात कर रहे हैं ना, तो हम स्प्रिंग वाले, हम हमने साइड चेंज कर ली, हम स्प्रिंग के साथ बैठे, कह रहे नहीं अब तुम्हारे साथ हैं, और जिसके साथ हम लोग रहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव है। यही तो कंडीशन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, ऑब्जर्वर जहां बैठा है वही उसके लिए मेन होता है। तो हम लोग कहां, हम लोग स्प्रिंग फोर्स के लिए हेडिंग की है, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर अपन कहते हैं थीटा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग नॉर्मल जो पढ़ते आए वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो kx हो जाएगा अपोजिट, तो इसमें थीटा कितना बनेगा, या तो 0 या तो 180, है ना। तो थीटा 0 वाले केस के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f dx, ये हट जाएगा, है ना। तो यहाँ cos थीटा 0 क्या हो जाएगा, तो मैं वही चीज दोबारा लिखने जा रहा हूँ, मैंने गलत कुछ नहीं लिखा था, तो ये हो जाएगा f dx, तो वापस से अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x1 से x2 kx dx। इज इट ओके, फॉर थीटा क्या है यहाँ पर, अगर थीटा क्या है 0, लिख लो फटाफट। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी, इन दिस केस वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, आपको अच्छे से पता है कि बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा, x dx क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा होता है, x to the power n plus 1 upon n plus 1, उसके बाद क्या लग जाती है सर, लिमिट लग जाती है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x to the power n dx क्या होता है, n plus 1 upon n plus पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा k, ये जाएगा x square by 2, लिमिट हो जाएगी x1 to, जब सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस x1, ये हो गया वर्क डन बाई आपका, ठीक। तो अगर आपने x1 to x2 लिख दिया, मैंने कहा नहीं 0 पे था, अब मैं x तक ले गया, तो यहीं से आगे मैं लिखूंगा, कोई फॉर्मूला है मेरा, और x is equal to 0 to x is equal to
एक्स। तो ये फॉर्मूला कैसा दिखने लगेगा 1/2 के, अब यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर या फिर 1/2 के एक्स। ओके बेटा, तो मैंने मेन पोजीशन से एक्स तक उसको डिस्प्लेस किया, यानी कि उसके लेंथ में चेंज किया। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले पढ़ा दिए। तो दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कब, जब मैंने कहा x1 से x2 गए, ठीक, और एक फॉर्मूला लिखा है जब हम लोग x = 0 से x तक गए। ठीक है बेटा, ये हो गया। ध्यान रखना थीटा = 0। जल्दी लिखो थोड़ा। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। एक बहुत अच्छा सा डायग्राम जिसमें तीनों फिगर साथ में दिखेंगे। हो गया, लिख लो बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हम किसी के बीच नहीं आना चाहते, विलन मत बनाना, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट हो तो उठा लो, कहो तो रोक दे क्लास। चलिए, रिलैक्स्ड का मतलब मीन पोजीशन। अभी स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, मतलब वो आपको ये डॉटेड लाइन देखो, ये फिगर बहुत अच्छा है, तुम्हारे काम आएगा, एक ही जगह बन जाएगा सब कुछ। ये कौन सा है, ये रिलैक्स पोजीशन, यानी कि यहीं से मिलती है मीन वाली लाइन, सीधे खींच दी। फिर हमने क्या लिया, इसको कंप्रेस कर दिया, मतलब फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये। तो स्प्रिंग फोर्स किधर हो जाएगा, स्प्रिंग रेड कलर यूज करते हैं, दिखता नहीं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ये क्या है, एफ स्प्रिंग, ठीक है बेटा। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होगा, जिस तरह अपन क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब इसमें क्या करें, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमने फोर्स किधर लगाएगा, इधर, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर, है ना बेटा, ये। अब देखो यहां से ये हो गए 3। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो वो क्या होगा, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम ही करना है, कुछ करना नहीं है, एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। कैसे, अकॉर्डिंग डबल सी होता है, टू डब्ल्यू वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने कहा इनिशियली मैं मीन पे था, फिर मैं x तक चला गया, ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 kx, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीरो पे क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। फाइनल पे हमने मान लिया कुछ पोटेंशियल एनर्जी u, क्योंकि जब वर्क होगा तो वही तो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हम वर्क करते हैं तो जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, अगर हमने वर्क किया, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके रिस्पेक्ट बात हो रही है, मतलब मैंने वर्क किया तो मेरी कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, तो किसी के पास वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। एक लाइन लिख लो, देखो, द पी ऑफ आइडियल स्प्रिंग, यही चीज मैं लिखवाने जाऊंगा, द पीई ऑफ आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग मतलब बेटा रिलैक्स, ठीक है, और ऐसी स्प्रिंग जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k, विद अ स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स कब आता है एक्शन में, जब आप व्हेन कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड, हमने जब कंप्रेस किया या फिर इलोंगेट किया तभी स्प्रिंग फोर्स प्ले में आएगा, ठीक है। बाय अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स मीन मतलब क्या हो गया, x = 0, ठीक बेटा। उसके बाद ये लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है ये प्रूफ लिखा हुआ है मैंने, उसी चीज को, इस सेंटेंस को ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब मुझे सिर्फ पावर पढ़ाना है, हमारे पास तो आज प्लेंटी ऑफ टाइम है, 8 बजे तक का टाइम है, तो ठीक है। चलो जरा कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, टाइम ही टाइम है तो उसका इस्तेमाल किया जाए, इसका तो क्वेश्चन ही करना है। हाँ हाँ लिखो, यही करेंगे बेटा।
लिखिए आगे, ठीक है, लिखिए। अब पार्टिकल ऑफ मास है, यहाँ नोट करके लिखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको केस स्टडी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास m is released from height h, is released from height from h, h लिख दिया ना, ठीक है। तो इसका मतलब है उस हाइट पर, बेटा सुनो ध्यान से, उस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, mgh, सही है कि नहीं। मैंने एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो उस समय उसकी पोटेंशियल क्या होगी, mgh ना, ये तो पता है ना आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑन अ स्प्रिंग, इसमें आगे लिखो, आप थोड़ा सा खेल चेंज करेंगे, ऑन अ स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग के ऊपर, तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स किसके कारण लगेगा, ये जब जाके किससे कोलाइड करेगा, स्प्रिंग से, तभी उसके ऊपर आपका स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा। तो यहां से अगर डायग्राम बनाएं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है आपकी स्प्रिंग का स्ट्रक्चर, यहाँ आके ताकि गिरे, और इसको हमने अटैच कर दिया इससे एक स्प्रिंग से, जो रिलैक्स स्टेज में है। किस स्टेज में, रिलैक्स स्टेज। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। ये है आपका ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, स्मॉल, ये नीचे की तरफ रिलीज किया गया। उसके बाद क्या होगा, जब वो टकराएगा तो स्प्रिंग दबेगी, दबेगी ना, कंप्रेस होगी कि नहीं होगी। तो फिर से बनाएंगे डायग्राम, ये रेफरेंस लाइन हो गई मेरी, तो ये फिर से डायग्राम बनाएंगे, ठीक। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, अब मान लेते हैं इसकी लेंथ ऐसे, नहीं इसको छोड़ दो, यहां से कहते हैं ये x, यहां से मीन से इसने x लेंथ डिस्प्लेस हो गई स्प्रिंग, यानी कि कंप्रेस हो गई, ठीक है ना। तो फिर से कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या लगेगा बताइए, पहले क्या होगा, टोटल सिस्टम का लगाएंगे, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो पहले इनिशियली सिस्टम, इनिशियल ये रहा, तो इनिशियल में क्या हो जाएगा, mgh प्लस प्लस स्प्रिंग आपकी रिलैक्स स्टेज पे है, यानी कि उसकी पोटेंशियल, यानी उसको उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, स्प्रिंग में इलास्टिक वर्ड यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है अपनी वापस से शेप को रिगेन करने की, ठीक। हम लोग जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सॉलिड पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तब हम लोग ये चीज ज्यादा अच्छे से जानेंगे। लेकिन अभी ये सुन लो मेरी बात, कि जिस भी सब्सटेंस में अपनी वापस से ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। तो स्प्रिंग के अंदर होता है ना, दबाओगे छोड़ोगे वापस से अपने पुराने स्टेज में आ जाता है ना, तो कहते हैं इलास्टिक, उसके बाद प्रॉपर्टी है। इसका नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल जो होगी कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और रिलैक्स स्टेज में क्या होगी, जीरो। तो यहाँ लिख देता हूँ इलास्टिक पीई, ठीक है। अब पोटेंशियल थोड़ा लिखेंगे, वो तुम लोग पता है, प्लस अब रेस्ट पे रहेगा रिलैक्स वाले में, तब भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो आप अगर निकालो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आपकी जो स्प्रिंग की एट रिलैक्स स्टेज, क्या आएगी, जीरो आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ जीरो काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल हो गया, है ना। अगर टोटल एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन कहता है कि जो सिस्टम में जितने भी आपके पार्ट हैं, उन सब का टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा कंजर्व रहेगी, जो पहले है वही बाद में होगी, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसको बाद में लिखो, कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा बताओ, कोलिजन के बाद क्या इस जो ऑब्जेक्ट है इसका एनर्जी होगा या जीरो हो जाएगा, सोच के ही बताना। अरे नहीं माते, अभी नहीं, वो दब गई, इसका ऊपर नहीं आ पाई, वो भी हमने जो चीज नहीं दी वो चीज सोचने दी है, ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी ये होगा, जो कंडीशन दी गई है उतना सॉल्व करो। हमने नहीं बोला ना आगे होगा, वो एसएचएम तक मत जाओ, अभी एसएचएम का मौका मिलेगा, सिंपल आप वाली क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कह रहे हैं कंप्रेस हो गया, अरे यार हमने 10 किलो का एक भटकरा उठा के रख दिया स्प्रिंग पे, स्प्रिंग ऐसे ऐसे करेगी कि रुक जाएगी बेचारी, है ना, दब जाएगी ना। जब तुम वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो क्या दब जाता है ना वो बेचारा, वो ऊपर थोड़े ना आता है उसके बाद। हाँ वो निडल भले आगे ऐसे ऐसे करती रहती है, वो फिर स्टेबल हो जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन देखा जाए सिंपल मैकेनिक्स जो स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम होता है, आप जब खड़े होगे तो स्प्रिंग आपकी एक बार कंप्रेस होगी, वहां पे ये ऑसिलेशन वाला चक्कर नहीं है। अभी जो मैंने वो सिचुएशन आपको नहीं दी है, ठीक है, तो बस कंप्रेशन में बताओ जो बताना है। तो पहले सिस्टम में कितने लोग हैं भाई, एक तो ये हो गया आपका ये स्मॉल एम मास, और एक हो गया आपका स्प्रिंग, दो ही लोग हैं,
तो इन दो की बात करेंगे। तो पहले वाले केस में जब ये m है तो m जब गिरेगा इसके ऊपर, गलत। तो यहाँ क्या हो जाएगा पता है, मीन पोजीशन से नीचे आ गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो इसका रेफरेंस पॉइंट है उसके नीचे चला गया। यानी कि पोटेंशियल जीरो तो नहीं हो सकती लेकिन माइनस जरूर हो जाएगी, क्योंकि उसका नेचर चेंज हो जाएगा, फिर से रीगेन करेगा, लेकिन अपोजिट नेचर की ये पोटेंशियल गेन करेगा। क्योंकि मीन पर आके रुक जाता तो वहां पर जीरो मान लेते, लेकिन ये क्या हुआ, नीचे चला गया ना। तो रेफरेंस लाइन से दूरी होती है, जो mgh का फॉर्मूला है वो h क्या है, रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस। तो वो ऊपर हो सकती है और नीचे भी तो हो सकती है, ऊपर होगी तो प्लस हो जाएगा, है ना, ऊपर होगी तो प्लस और नीचे होगी तो माइनस होगा। तो ये कितना हो गया, माइनस mgx। कितना नीचे गया वो, x गया, हो गया खत्म। अब बात करते हैं स्प्रिंग की, ठीक है। प्लस अब मुझे बताओ स्प्रिंग के अंदर चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। कितना आया सर, 1/2 kx स्क्वायर आया, आएगा कि नहीं आएगा। तो 1/2 kx, अभी तो ऊपर लिखवाया है, कहाँ गया, ये लिखा हुआ ऊपर। अब बचा आपका लास्ट काइनेटिक एनर्जी, पहले भी बेचारी रेस्ट पे थी और अभी भी रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी तो जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी। और सॉल्व करो, देखो RHS होगा, सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली वो LHS RHS आ जाएगा, ठीक है। ये कहां से सीखा था, अरे सर mgh याद आ रहा है मुझे, मैंने सीखा था जब हम लोग ने क्या किया था, फ्री फॉल कराया था एक सिंपल ऑब्जेक्ट को, तो उसमें आपने जो 2 वाला जो पॉइंट लिया था वहां पर भी कुछ ऐसा ही आ रहा था। तो 1/2 kx स्क्वायर को सॉल्व किया था तो कहां पहुंच गए थे हम लोग, ये mgh प्लस x के बराबर। तो वही वाला आप जाके उसको रिवाइज करना। तो यहाँ से भी देखो इस माइनस को इधर भेजेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा पता है, यहाँ लिख दूं क्या मैं, यार है जगह क्या है, तो यार इतनी जगह, तो हो जाएगा mgh इज इक्वल टू माइनस mgx प्लस हाफ kx स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है mgh प्लस x के बराबर। इसको इधर भेज दिया तो यहाँ से आ गया 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू mgh प्लस, ओके, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट लिखो, ये सब लिख लो, न्यूमेरिकल है एक तरीके से। दूसरा, ठीक है, लिखो इफ अ बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m moving with speed v collides with spring such that spring gets compressed x max, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन जो हो सकता था वो हो गया। ठीक है, ठीक, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये आपकी स्प्रिंग, ये रेफरेंस लाइन हो गई, देखो ये रेफरेंस लाइन हो गया x इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये कंप्रेस हो गई, ये हो गया x मैक्स, और स्प्रिंग कैसे हो जाएगी, ठीक है, कंप्रेस, जब कोलिजन हो गया, ठीक है, जब कोलिजन हो गया, ठीक है भाई। तो ऐसे केस में क्या जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि वही उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल तो जीरो होगी जब कोलाइड करेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ax स्क्वायर x मैक्स, क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, पोटेंशियल में ना यार। जब कोलाइड कर रहा मैक्सिमम कंप्रेशन, इसका मतलब वो आके वहीं रुक गया, तो पूरी जिस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था कौन सी थी, हाफ mv स्क्वायर, और जब फाइनल वेलोसिटी देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, जीरो। अरे टकराने के बाद तो रुक जाएगा ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। तो वो पोटेंशियल किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, आपके किसके, आपके स्प्रिंग के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया mv स्क्वायर इज इक्वल टू kx मैक्स स्क्वायर, यहाँ से x मैक्स की वैल्यू कितनी होगी वो आप जानते ही हो,
निकाल लो, कितनी आएगी, अंडर रूट एम अपॉन के इंटू वी स्क्वायर था इसलिए बाहर आ गया। दिस इज द कंडीशन। ये सब क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इस पे आते हैं, ये डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। बेटा थोड़ी हिम्मत आप लोगों को करनी पड़ेगी, यार चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। डोंट पुश इट, क्योंकि आपका आने वाला टाइम इंपॉर्टेंट है, वो खराब ना हो, ठीक है। आज ही खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ानी है, ओनली एक टॉपिक, पावर पढ़ाना है, बस खत्म चैप्टर, ठीक है। 7:30 तक मैक्सिमम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, यहाँ लिखो, क्योंकि ये जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अगर कुछ ऐसा स्लोप बना हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ रिलैक्स फॉर्म में एक स्प्रिंग रख दिया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यूज होंगे। और यहाँ मैंने एक ब्लॉक है जिसको मैंने मास m का है, इसको मैंने रिलीज किया, तो क्या होगा, आगे फिर से टकराएगा उससे, जिससे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, है ना। ये हो गया तुम्हारा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आएगा, और इससे ऐसे केस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि इस बार मैंने वेलोसिटी जानबूझ के नहीं दी, मैंने है बस इतना बता दिया, इसकी हाइट इतनी है, आपको अच्छे से पता है इसकी एनर्जी क्या होगी, यही टोटल एनर्जी भी होगी, बिकॉज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, यहाँ क्या होगा, काइनेटिक जीरो। ये तो बहुत पहले सीख लिया ना, फ्री फॉल में ही सीख लिया था, है ना। तो ये mgh बराबर हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा, फिर से कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन इस बार एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh बराबर, यही तो होगा ना भाई। देखो अब तुम कहोगे काइनेटिक नहीं, मैं कहूंगा बिल्कुल काइनेटिक है भाई, प्रूफ किया था मैंने। कहां प्रूफ किया था, जब कोलाइड करता है हाफ mv स्क्वायर से, तो जब v की वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं √2gs, तो ऑटोमेटिकली वो mgh बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो इसका मतलब है यही पूरी एनर्जी काइनेटिक कन्वर्ट होगी, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो टोटल एनर्जी mgh थी, तो बाद में भी mgh रहेगी। तो जब वो हिट करेगा तो कौन सी एनर्जी से करेगा, mgh से करेगा, और जब mgh से करेगा तो पूरी mgh ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब कंप्रेशन एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज हाफ kx स्क्वायर, तो वहां पर kx मैक्स कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x मैक्स आ गया आपका इस केस में, क्या आ जाएगा बताओ बेटा, 2mgh अपॉन k, ठीक है ना, ठीक है। चलो आखिरी देखो, अगर मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये बस मैं लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले के फॉर्म में। इफ अ ब्लॉक इज अटैच्ड to the lower end of a spring, to the ठीक है। तो क्या होगा, mg लगेगा नीचे, तो उसके वजह से क्या आएगा, kx आएगा, जितना भी होगा वो एक्सपेंशन वाला इलोंगेशन वाला केस बनेगा। यहाँ पर आपने हैंग किया है, हैंग करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ इलोंगेशन ही हो सकता है, कंप्रेशन तो होगा नहीं भाई, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डायग्राम बना लो फटाफट, डायग्राम तो खुद से बना सकते हो यार, हाई डायग्राम हमसे बनवाओगे क्या, नीचे लग जाएगा mg, ऊपर क्या लगेगा, जितना आपका एक्सपेंड हो। तो फॉर इक्विलिब्रियम मतलब कि अभी वो एसएचएम नहीं कर रहा है, रुकी हुई है स्प्रिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, 0, ठीक। इसका मतलब है कि mg बराबर क्या हो जाएगा, kx, होगा कि नहीं होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg अपॉन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कितना आपका इलोंगेट होता है स्प्रिंग, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका आंसर आपके सामने, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी कि x मैक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो x मैक्स ऐसे निकलेगा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। फिर से सुनना ध्यान से, क्या कह रहा हूं, कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, जिस किसी का नुकसान किसी का फायदा। अब भाई ये mgh पे था पहले जब मैंने इसको हैंग किया,
और जैसे ही रिलीज किया वैसे ही ये x टाइम और नीचे आ गए, जितना ये एक्सपैंड होगा उतना ही इसकी हाइट घटेगी, और जितना घटेगी उतना इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशन पहले इनिशियली पोटेंशियल क्या थी ब्लॉक की mgh, बाद में क्या हो गया mgh माइनस x, तो घट गया ना, तो जितना इसका नुकसान हुआ उतना ही इसका फायदा हो गया, होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट, स्प्रिंग, होगा कि नहीं होगा? तो इससे निकाला जाएगा। तो क्या होगा, हम मान लेंगे कि अब क्या हो गया, कितना इसका डिक्रीज कितना होता है mgx, h माइनस x करेंगे तो x ही तो रहेगा एक्स्ट्रा, तो यहां जाएगा mgx max इज इक्वल टू 1/2 kx होता है, वही हमने कहा m कहां से दिया, kx max स्क्वायर kx max स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? तो x max कट जाएगा, एक बचेगा क्या, x max इज इक्वल टू 2mg अपॉन k, तो क्या होगा, यहां से क्या जाएगा, x max कितना जाएगा 2mg, कहां लिखना है, यहां लिख देते हैं, ठीक है, x max क्या आ जाएगा 2mg अपॉन k, ठीक बेटा, ये नोट कर लें, ये देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। ऐसे एक वर्बली सवाल पूछ रहा हूँ, वो बता देना, ठीक है, अगर बता दोगे तो लिखवाएंगे नहीं। जब भी हम लोग किसी भी स्प्रिंग को, ठीक है, कंप्रेस करते हैं या फिर इलॉन्गेट करते हैं, हमने कहा कि उसको मीन पोजीशन यानी कि x इक्वल टू 0 से x लेंथ तक इलॉन्गेट किया या फिर x लेंथ तक उनको हमने कंप्रेस किया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में से कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? हाँ, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगा और एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल जब प्ले में आ गया तो एक्सटर्नल हमारा होता है ना, तो मैग्नीट्यूड अभी पीछे कैलकुलेट किया था तो प्लस में लिखा था, लेकिन मैंने क्या बोला, डिफरेंस वाली बात होती है, जब दोनों आ जाएंगे तो हमेशा एक्सटर्नल में हम ही तो होते हैं, हम ही तो लगा रहे हैं, पर जब हम लगाएंगे तो हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स प्लस kx स्क्वायर बाय 2 और वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी माइनस kx स्क्वायर बाय 2, ठीक है, चलो क्लियर, इतना तो मुझे बताना नहीं है। तो यानी कि अगर वर्क डन निकालना है तो एक और लास्ट है, क्या आपको ग्राफ दिया हुआ है, अगर ग्राफ दिया हुआ है स्प्रिंग फोर्स का, ठीक है, या फिर फोर्स इनटू पोजीशन ऑफ स्प्रिंग का, अगर fx का ग्राफ दिया हुआ है तो क्या ग्राफ से डायरेक्टली वर्क डन निकल सकता है? यस निकल सकता है, w इज इक्वल टू f dx, तो अपन एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जिसका भी ग्राफ बना हुआ है। अब fx बोला तो वो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग का ग्राफ हो सकता है, या फिर लेंथ ऑफ स्प्रिंग में चेंज आया, और क्या हो सकता है आपका स्प्रिंग फोर्स की वजह से, तो आप कभी भी एरिया निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये आपका टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है, अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है पावर। देखो क्वेश्चंस कर लें कुछ, उसके बाद करते हैं, चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चंस काफी हैं, और ये आखिरी टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ लो फिर क्वेश्चन करते हैं, चॉइस आपकी है, टॉपिक पढ़ लो पहले, है ना, बस ये खत्म है, ये लास्ट है, इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन से क्वेश्चन है, पहले टॉपिक कर लेते हैं फिर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया पहला टॉपिक, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। तो क्या होता है, व्हेन वी परचेज अ कार, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, पढ़ देते हैं आपके लिए, ठीक है, और जी वी आर इंटरेस्टेड इन हॉर्स पावर, कितनी हॉर्स पावर की है, तो पता है हम लोग क्या देखते हैं कि देखते हैं जब गड्ढे में फंस जाए गाड़ी तो निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, कितना पावर लगेगा, है ना, तो अब वही बात हो गई कि कैपेसिटी कितनी है तुम्हारी, ठीक, कितनी कैपेसिटी है, जैसे मैंने कहा कि 10 किलो का कोई काम है, 10 किलो का सामान उठाना है, तो कोई पतला सा लड़का होगा तब भी उठवा लेंगे, है ना, लेकिन अगर कोई 100 किलो का सामान होगा तो चाहिए पहलवान, है ना, पहलवान ही कर सकता है, वो सब तो नहीं कर सकता है। तो जब जिसको उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलानी है, जहाँ पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है ना, सिंपल एकदम प्लेन है, फ्लैट है, कोई टेंशन नहीं है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है, नीचे जाने में तो कोई दिक्कत, नीचे जाएंगे तो ऊपर भी तो आना पड़ेगा, समझ गए। तो मतलब जब आप सरफेस पे हैं तो आपको हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, भाई धीमे धीमे गाड़ी चलानी है, आराम से चल जानी है, और बहुत ज़्यादा उसमें लोड नहीं है, तो वहाँ पे नॉर्मल गाड़ी चल जाती है। लेकिन जब भी आपको टेरेन में चलानी है, ऐसे जहाँ पर जैसे पहाड़ में जाना है, माउंटेन एरियाज में जाना है, रेगिस्तान में जाना है ना, तो ऐसी जगह पर हम कहते हैं भैया ज़्यादा पावर चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अगर हमें कभी भी स्लोप पे चढ़ना होगा तो हमारे
जो वेट है वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर अभी mg sin थीटा लगेगा नहीं लगेगा नीचे की तरफ, तो वहां फ्रिक्शन के साथ साथ एक और भाई साहब आ जाएंगे mg sin थीटा। प्लेन में क्या होता है, अब फिजिक्स वाले हो तो फिजिक्स तरह पढ़ो भाई, है ना। तो mg sin थीटा नहीं होता है जब हम सरफेस पे चलते हैं प्लेन पे, फ्लैट में सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। वहां पर एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जब पहाड़ पे चढ़ रहे होंगे, साथ साथ में mg sin थीटा। मतलब जितने ज्यादा लोग बैठेंगे उतना ज्यादा और दिक्कत बढ़ जाएगी, और खासकर से जितना ज्यादा थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल 0 से 90 की तरफ जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा स्टीप होगा उतनी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यही इसीलिए हमें ज्यादा कैपेसिटी, मतलब जिसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है किसी चीज को करने की, ज्यादा पावर है, वो हमें चीज पसंद आती है। ठीक है, तो यही होता है हॉर्स पावर की बात। We know that usually an engine with large horsepower is most effective in accelerating the automobile। अब कह रहे हैं कि यार ज्यादा ताकत होगी, है ना, तो ऑब्वियसली कि जब शुरू करेंगे 10 किलो उठाना है, एक पतला वाला लड़का 1 घंटे में उठा रहा है, उसको धीमे 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 उठा लेगा, वो भी उठा सकता है। लेकिन अब पहलवान आएंगे, एक उंगली से उठाता हूँ इसको मैं, है ना, एक उंगली से उठा के घूमेगा, तो वो क्या है, बहुत हाई रेट पर उसको वर्क कर सकता है ना। तो रेट ऑफ वर्क कैसे बदलता है, जब पावर ज्यादा होगी तो ज्यादा जल्दी वर्क कर सकते हैं। जैसे बात हो गई कि बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग तो एक आदमी बना सकता है 2-3 साल 4 साल में, है ना, और 100 आदमी बनाते हैं जल्दी बन जाती है। तो क्या हुआ, टाइम कैसे रिड्यूस होता है, हमने पावर बढ़ा दिया, मैन पावर बढ़ा दिया। कहते हैं मैन पावर ज्यादा होगा जल्दी जल्दी काम होगा, मतलब इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी जो है आपकी, कैपेसिटी टू वर्क है वो इंक्रीज कर दो। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतनी जल्दी फास्ट रेट पे काम, तो वही कह रहे हैं कि जितना ज्यादा पावर होगा उतनी जल्दी गाड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कई केसेस में यूजफुल होता है। ठीक है, नॉट जस्ट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क बीइंग डन, हम वर्क डन की बात नहीं कर रहे हैं, वर्क तो दोनों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी जो 10 किलो का उठा रहा है पतला वाला, और एक जो पहलवान है, दोनों वर्क बराबर कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं ज्यादा वर्क कर दिया, बस रेट ऑफ जो आपका टाइम लग रहा है, किस रेट से काम कर रहा है, वो रेट बदल जाता है, तो पावर से ये फायदा होता है। ठीक है, बट ऑल्सो हाउ फास्ट द वर्क इज डन, तो ये जो फास्ट वाली बात है ये पावर इंक्रीज होने पर ही होता है। तो यहाँ देखिए पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लगा। ठीक है, जिसको समय कम लगेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है फ्रैक्शन का सिंपल रूल होता है, डिनोमिनेटर जितना घटाओगे उतना अच्छा होगा, उतनी ज्यादा वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी। जितना टाइम लगेगा उतना ज्यादा कम पावर उसके पास था, तो जितना कम टाइम लगेगा इसका मतलब उसका पावर बहुत ज्यादा। वेरी गुड, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कैसे, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन को लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, अब यहाँ पर इफ चेंज इन वर्क जो है, आपके जो वर्क हो रहा है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू क्या जो वर्क हुआ इन द इंटरवल डेल्टा टी, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज पावर विल बी इक्वल, डेल्टा क्या होता है एवरेज चेंज, है ना, और डी क्या होता है इंस्टेंटेनियस चेंज, है ना। तो ये हो गया आपका, तो यहां से जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस, इंस्टेंटेनियस के केस में क्या होगा, आप क्या कर दो, यहां पर क्या चेंज करोगे, आप किसी अभी बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे हो, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, देखिए पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट व्हेन वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स एंड द t is in second, the unit for power is joule per second which is called watt। ठीक, for motors and engine power is usually in horse power, किसमें होता है HP में, और 1 HP की वैल्यू क्या होती है 746 watt, watt को W से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन फॉर द न्यूमेरिकल्स ओनली। ठीक है, ये एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। The definition of power is applicable to all type of energies also like mechanical, electrical और thermal। ठीक, इंस्टेंट पावर क्या आ जाएगा, फिर वही बात हो गई, इंटरवल क्या हो जाएगा छोटा, डी किसी के आगे लग जाए, मैंने क्या सिखाया था, किसी के आगे डी लग जाए, इसका मतलब चेंज बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन का यूज, डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, देखो कैसे वेलोसिटी वाली जो बात ऊपर लिखी है उसको प्रूव कर रहा हूँ, एफ डॉट dr होता है ना, और नीचे क्या आ जाएगा dt, dr अपॉन dt क्या होता है, अरे भाई dx अपॉन dt को ही तो रिप्रेजेंट करता है वो, और dx अपॉन dt क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां से क्या जाएगा फोर्स इनटू dv, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, f डॉट dv, क्योंकि स्केलर होता है इसलिए हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा f dv cos थीटा। इज इट ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हियर v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और डॉट प्रोडक्ट यूज किया जाता है ताकि ये स्केलर बना रहे, ये सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो वहां पर वो फॉर्मूले लिखे हैं, नोट कर लीजिए।
ठीक, अब बस आपको डायमेंशंस बता दें और ग्राफिकल एनालिसिस। अच्छा, इफिशिएंसी क्या चीज होती है बताओ? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउटपुट पावर कितनी है और आपने कितना इनपुट दिया, इनटू 100 कर दोगे, यू विल गेट द इफिशिएंसी। ठीक है, चलो देखो भाई, इधर देख लो, कुछ ये लिख लो, डायमेंशन फॉर सिस्टम लिखिए। बेटा काम की चीजें लिखो जो चीज बताई हमने, ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जो मेन चीजें है वो मैंने ऑलरेडी मार्क करी हुई है, उतना लिखो। बोर्ड्स वालों के लिए होता है, बाकी जो लिख लो। ठीक है, अब जो लिखवाने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा कि यार ऐसा कोई सिस्टम है और सिस्टम विद वैरीइंग मास, जिसमें आपका जो मास है वो वैरी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F क्या होता है? d/dt ऑफ mv। ठीक है, अब यहाँ क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? मास भी वेरी कर रहा है और जगह एक बार जाएगा mdv/dt प्लस v dm/dt, दोनों वेरी कर रहे हैं ना ऐसे केस में। ठीक है, और अगर हमने मान लिया इफ वेलोसिटी क्या, ये पता है कहाँ पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले ही पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी दोबारा कर रहा हूँ। तो यहाँ इस केस में जब v कांस्टेंट हो जाएगा, आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो बचेगा क्या? v dm/, तो उस केस में यही फॉर्मूला वहां पर भी लिखवाया है और यही दोबारा से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ही मुझे पावर को डिफाइन करना है। तो यहाँ से आपको अच्छे से पता है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है ना बेटा? तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है? अगर इनकी वजह थीटा क्या है? 0, तो क्या बन जाएगा? v स्क्वायर dm/dt। कैसे किया मैंने? अरे f की वैल्यू क्या थी? v dm/dt, v into v स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा 0 तो cos 0 क्या होता है? 1। देखिए हो गया तुम्हारा पावर का एक नया फॉर्मूला। ठीक है, अब बहुत छोटी सी बात लिखवाऊंगा। ठीक है, डायमेंशन एंड यूनिट। यूनिट तो पहले से बता दिया है ना, क्या होता है? जूल पर सेकंड। डायमेंशन क्या होगा? जूल। डायमेंशन जूल पर सेकंड, बताइए क्या होगा? तो निकालना पड़ेगा। अच्छा ऐसा, तो जूल क्या है? वर्क वाले याद कर लो यार, mL2t-2 पर सेकंड। ये ऊपर चला आएगा, हो जाएगा mL2t- भैया लो निकाल दिया मालिक, लिख लीजिए। सॉरी, ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ जाएं। अरे हार्ट अटैक आ गया मुझे तो यार। अभी तो इतनी देर से हमने डॉट प्रोडक्ट सिखाया है ना, क्या भाई? क्या यार, क्या कर रहे हो? ठीक है, स्केलर। चलिए देखिए, अब कुछ ग्राफ पढ़ लेते हैं, देखते हैं ग्राफिकल एनालिसिस में क्या सीखेंगे। तो पहले वाले केस को ध्यान से देखो, एक कर्व बना हुआ है। ठीक है, तो आपको लास्ट मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एरिया अंडर द कर्व से हमें क्या मिल जाता है? वर्क डन मिल जाता है। बस हमारा यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है भैया? पावर इनटू टाइम और एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क डन है वही एनर्जी है ना। तो इसका मतलब है कि अगर अपन पावर इनटू टाइम करेंगे, पीटी कर्व में भी क्या मिलेगा? हमें एनर्जी तो मिल रहा है, एनर्जी होता है वर्क, तो मैं उसको डब्ल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? स्मॉल इंटरवल के रिस्पेक्ट में पावर को जब हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट व्हाट? वर्क डन। समझ में आ रहा है? सेकंड ग्राफ इंस्टेंटेनियस, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर क्या करते हैं? यहाँ पर देखो ध्यान से, थीटा क्या है? इंस्टेंटेनियस पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल क्या है? थीटा। तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, राइट? स्लोप क्या होता है? y अपॉन x। ये क्या? वर्क टाइम। तो स्लोप से क्या मिल जाएगा? tan थीटा आपको दे देगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से देखो, यहाँ पर इंस्टेंट की बात हो रही है, तो dw अपॉन dt मिला कि नहीं मिला? y अपॉन x। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है बेटा, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट एवरेज पावर की बात हो रही है। एवरेज पावर में क्या होगा? दो अलग अलग पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे क्या? पावर को, है ना। तो इसका मतलब है कैसे निकालेंगे?
तो आपका आ जाएगा फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला तो स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 हमने कर दिया x2 माइनस x1। चलो पाप हो गया मुझसे, है ना। चलो भाई मुझे काम कम करना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग तो आज एकदम सोच रहे पूरा पैसा वसूल करेंगे। y पर क्या है w, यहाँ क्या है, तो यहाँ से फॉर्मूला फिर से नया क्या लिखेंगे w2 माइनस w1 अपॉन t2 माइनस t1। वेरी गुड। ये क्या है, ये डेल w है, डेल्टा का मतलब चेंज, एवरेज चेंज, तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा बन गया, एवरेज पावर। तो यहाँ कौन सी पावर निकल रही है, एवरेज पावर निकल रही है। समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ग्राफ से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं पावर की। समझ में आया। तो एक जगह आपने वर्क निकाला, दो जगह आपने पावर निकाला। ठीक है, ये थी आपकी ग्राफिकल एनालिसिस। ओके, लास्ट टॉपिक है आपका इफिशियंसी। लिखो इफिशियंसी क्या होती है भाई, बना लो, यही लिखवा देते हैं इफिशियंसी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखिए भाई। The efficiency of machine is given by neta, ऐसे होता है। ठीक है, is equal to work done upon energy input, work done upon एनर्जी इन परसेंटेज क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है बेटा, यहां पर तुम्हारा चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, जितने टाइम तक हैं क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ देर पढ़ लो यार, रोज तो छुट्टी नहीं। हमने कहा ऐसे देखे तो मुझे लगा कह रहे अरे यार आज पढ़ लो, फिर तो रोज तो छुट्टी कर ही देते हैं। ठीक है, 1 घंटे पढ़ते हो, आज ज्यादा पढ़ो। अच्छा, घर भी पढ़ते हो क्या? चलो ठीक है, ये पढ़ो, ये कर लो, फटाफट करो, क्वेश्चन खत्म करते हैं। स्प्रिंग ऑफ फोर्स क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर 100 न्यूटन पर मीटर। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही क्या है, अभी मैं सिखाता हूँ आपको। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, kx। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको सिखाता हूँ कैसे यूनिट से ही हम बता देंगे कौन सी चीज है। ये क्या है x, ये क्या है न्यूटन, ये क्या है मीटर, यानी कि ये क्या दिया हुआ था। ठीक है, इज स्ट्रेस्ड बाय, यहाँ पर जानबूझ के आपको बताया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। बस वहां ध्यान देना, बाकी सब तो कर ही लोगे यार। आंसर 1 सेकंड में निकालना है। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आएगा। तो लेंथ को बस चेंज कर लो भाई, वर्क निकालना, लेंथ इज इक्वल टू 0.05 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर। ठीक बेटा, तो 100 से डिवाइड कर दिया 5 को, तो क्या मिला 0.05। अब वर्क का फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा आपको, 1/2 kx स्क्वायर कर दें, 1/2 kx स्क्वायर। ये 1/2 k की वैल्यू कितनी है 100 और x की वैल्यू कितनी है 0. ऐसे करते हैं यार, ये ऐसे कैलकुलेशन सिखाते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं अपन 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 × 100 × 25 × 10⁻⁻4। ठीक रहेगा ना? ये गलत किया क्या मैंने कुछ? आंसर बताओ क्या हो जाएगा ये। देखो ध्यान से, होने क्या वाला है। एक के बाद कितने जीरो, 4। जितने जीरो हटाएंगे उतना डेसिमल प्लेस, तो आंसर क्या आ गया 0.12। देखो कितना सिंपल था। जितने जीरो नीचे हटाओगे उतने नंबर के आगे डेसिमल। तो 1 जीरो हटाया तो यहाँ डेसिमल, यहाँ हटाया यहाँ पहुंच गया, ये हटाया आगे पहुंच गया 1 के आगे। तो 3 नंबर थे, 3 जीरो थे, 3 जीरो हटाया 3 नंबर के आगे हमने डेसिमल लगा दिया। सिंपल तरीका होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए देखिए भाई, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 will the block of mass m just leave the contact with the surface। कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, m1 की, सच दैट यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए 0।
जस्ट लीव की बात हो रही है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जब तक टच में रहेगा तब तक रहेगा, जैसे ही छोड़ेगा वैसे ही जीरो। बताओ कैसे करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आएगा कि कंप्रेशन आएगा? कंप्रेशन आएगा ना। कंप्रेशन कैसे आता है स्प्रिंग में, बाकी लोग करते रहो, तुम और हम बात करेंगे, मजेदार बात होगी आज, है ना। स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कब आता है, जब आप दबाते हैं कि जब आप खींचते हैं? पूछ रहा हूँ। कंप्रेशन मतलब क्या होता है, दबाने से ना, तुम्हें तो पता है, बहुत अच्छी बात है। तो जब मैं इस M1 को खींच रहा था तो पता नहीं क्यों ये ऊपर खींचने लगी, ये दबनी चाहिए थी। मतलब एक सिस्टम ऐसा है पुली का, क्यों गुरु? तुमने सवाल देखा था कैसे बोल दिया, तो सोचा कैसे बोल सकते हैं, तो भाई देखना चाहिए। देखो देखो, भगवान ने बटन की तरह आंखें दी हैं, लेकिन दी तो आंखें जरूर है। नीचे क्या लगेगा, M1, ठीक है। तो जब यहाँ लगेगा तो एक टेंशन क्रिएट होगा, इतना न्यूटन्स का मोशन पढ़ाया है यार, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक टेंशन ट्रांसफर हो जाएगा, ये टेंशन की वजह से kx हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलोंगेशन ही हो सकता है बेटा, जब खींच रहे हैं ना। कोई बात नहीं, होता है, टेंशन में टेंशन हो जाती है। जल्दी जल्दी करो। तो हम मान लेंगे कि क्या हुआ यहाँ पर, लेट द extension in spring due to M1 क्या है, is x0। हमने x0 मान लिया, ठीक बच्चा। धीमे धीमे करके सब निकल रहे हैं ऑनलाइन में। वो तो है, वो तो पढ़ रहा है, सरफराज है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन निकालेंगे इस केस में, तो M1G x0 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ k x0 स्क्वायर, है कि नहीं? पीछे पढ़ के आ रहे हैं यार, हम लोग ने पढ़ा था, कहाँ गया ये सब, पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है, ऊपर ये, ठीक है, इस तरीके से। नहीं पच रहा, क्यों? बताओ बताओ जल्दी बताओ, अगर नहीं आ रहा है तो। अरे भाई सिंपल सी बात है, जितना ये ऊपर खींचेगा, जितना x0 हो उतना ही तो ये नीचे आएगा, हाँ उस तरीके रेफरेंस लाइन से देखा जाता है। तो mg x0 इज इक्वल टू हाफ kx0 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कट गया, तो kx0 इज इक्वल टू 2m1g। तो m1 की वैल्यू मिल गई, m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kx0 बाई 2g, ठीक है ना। तो एक चीज तो क्लियर है कि kx0 की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे, किससे, स्प्रिंग फोर्स, अरे mg से, m1g से, तभी तो ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो ध्यान से, ऐसे तुम लोगों को सिखाते हैं एक चीज, देखो परेशान नहीं होना, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमें किसको उठाना है भाई, m को। m का नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, ठीक है, और उसको कैंसिल कर दिया। अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है जब ये टच कर रहा है, ठीक है, जब रिलीज हो जाएगा तब की बात होगी। जैसे उठेगा mg नीचे लगेगा, है ना, और रिटेन करना है इसकी, अगर इसको सरफेस से डिटैच रखना है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स को इतना दम होना चाहिए कि ऊपर की तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेंशन होगा तो ये अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड, यहाँ तो आउटवर्ड होगा ना, ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा kx0। तो kx0 की वैल्यू, kx0 की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, या तो मिनिमम कंडीशन में mg के बराबर होनी चाहिए, और kx0 की वैल्यू कितनी है, 2m1, 2m1g की वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ पे, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या होगी इस केस में, g तो ऐसे ही कट गया, तो इस केस में m1 की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, ग्रेटर देन m by, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 फॉर विच जो है आपका ब्लॉक सरफेस को छोड़ देगा। तो यहाँ जाएगा m1 मिनिमम क्या हो जाएगा, m1 मिनिमम हो जाएगा m by, इतना कम से कम मास होना चाहिए
m1 का, तभी ये सरफेस से डिटैच कर पाएगा, नहीं तो। समझ में आया कि नहीं आया कंडीशंस? फिर से सोच लो एक बार, दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि भैया बताइए m1 का कितना कम से कम मास रहे सच दैट ये जो स्मॉल m है ये सरफेस को छोड़ दे। तो मैंने कहा यार m1 जो अभी इस स्टेज में इस समय मान लेते हैं, इसकी वजह से ये स्प्रिंग x0 एक्सपैंड हो, जितना ये ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट से k mg x0, ठीक है। तो जितना इसका गेन होगा उतना इधर भी होगा, अगर माइनस करते जीरो हो जाता, लेकिन इक्वल टू करेंगे तो mg x0 इज इक्वल टू व्हाट, हाफ k x0 स्क्वायर, यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो यहां से मुझे k x0 की वैल्यू कितनी मिल गई, तो व्हाट इज दिस, इज नथिंग बट स्प्रिंग फोर्स ना, ये क्या मिल गया, स्प्रिंग फोर्स। यही स्प्रिंग फोर्स इसको मास को डिटैच करने वाला है, तो इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg से ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो आपका ऐसा कंडीशन आएगा जब उस पे ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब है स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी विद दिस 2m1g, तो मुझे m1 और mg के बीच रिलेशन चाहिए था, वही मिल गया मुझे। तो मैंने कहा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय g, है ना, तो यहां बचेगा 2m1 इज ग्रेटर देन m, तो इसका मतलब है कि m1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, m/2। मिनिमम वैल्यू क्या होगी m1 की वैल्यू, यही सवाल आपका, ठीक है, समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट, a block of mass m is lowered slowly from the natural length position of a massless spring by external agent to equilibrium position. The extension produced in the spring was asked to टू स्टूडेंट्स, तो उनसे पूछा गया, दो स्टूडेंट से पूछा गया, दोनों भाई साहब अलग अलग सिस्टम में थे, तो भाई उनके दिमाग में आया कि हाफ के एक्स स्क्वायर बोल देंगे, और इसको बोल दिया उन्होंने mg x के बराबर, और बोल दिया x इज इक्वल टू 2mg अपॉन k, स्टूडेंट ए के हिसाब से। फिर स्टूडेंट 2 कहता है नहीं ये mg होगा, mg बराबर हो गया kx और x इज इक्वल टू आ गया mg by k। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये बताओ, स्टूडेंट ए इनकरेक्ट था या स्टूडेंट बी करेक्ट था? दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्टूडेंट ए करेक्ट था लेकिन स्टूडेंट बी इनकरेक्ट। मैं कहता हूं दोनों सही हैं, फिर लास्ट में कहता हूं वो दोनों गलत नहीं है, गलत है। तो आप बताओ कौन सा वाला इसमें से स्टेटमेंट सही होगा या दोनों सही होंगे? तो तुक्का मारोगे, क्या करने आए हो? सब पढ़ाई बेकार हो गई है। सिंपल केस है यार, हैंग वाला केस मैंने पढ़ाया था, अभी पीछे नोट करवाया हूं, बस वही डायरेक्टली यूज होगा। 1 सेकंड का आंसर है, जल्दी से बताओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, यहां लगेगा mg और ऊपर लगेगा kx, तो इसका मतलब है mg बराबर kx, ठीक है। तो इसका मतलब है बी वाला ही सही है और ए वाले में कुछ नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? स्टूडेंट ए इज इनकरेक्ट और स्टूडेंट बी इज, ए वाला ऑप्शन सही है, इतना आसान था ये। नेक्स्ट, a massless platform is kept on a light elastic spring as shown in figure when a sand of 0.1 kg particle of 0.1 kg mass is dropped, ठीक है, सैंड कितनी है 0.1 kg, ठीक है, पार्टिकल ऑफ 0.1 kg मास इज ड्रॉप्ड ऑन द पैन फॉर फ्रॉम अ हाइट, मतलब mgs से कर रहे हैं, कितना हाइट कितनी है 0.24, पोटेंशियल कितनी होगी मास इनटू g इनटू हाइट, द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पैन एंड द स्प्रिंग कंप्रेस्ड, वही जो मैंने ऊपर से रिलीज करके आपको बताया था, ये अभी पढ़ाया पीछे, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन से बनाया हुआ चीज है। कितना है x नॉट की वैल्यू कितनी है 0.01, फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड सो एज टू जनरेट अ कंप्रेशन ऑफ 0. मैंने कहा कि मुझे x नॉट नया क्या चाहिए 0.04, तो मुझे हाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो कह रहे हैं कितनी हाइट तक हम लेके जाएं, तो एक ही सिंपल फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, अभी पीछे लिखवाया तो इसी तो लिखा ताकि एग्जाम में करके आओ, क्या हो जाएगा हाफ, तो पहली वाली कंडीशन के लिए, फिर दूसरी वाली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, नई हाइट पर नया आपका कंप्रेशन होगा, ये नए कंप्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में पहले सारी वैल्यू पुट कर लो और फिर दूसरे वाले में कर लो, तो जो अननोन्स है वो पता चल जाएंगे, ठीक है, और 1 और 2 को चाहे तो डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये मेरा फोन ही है, करो 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 जल्दी करो।
अच्छा फ्राइडे भी है ना, तो फ्राइडे को मेरी क्लास होती है लास्ट में होती है ना, तो फ्राइडे को तुम लोग थोड़ा जल्दी आओगे। फ्राइडे को कितने 3 साढ़े 3 बजे आते हो ना तुम लोग आओगे 3 बजे आओगे, आधा घंटा बहुत है क्वेश्चंस करने के लिए। तो जो रिमेनिंग 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे ना, क्योंकि 7:30 का मैंने बोला था, तो छोड़ देते हैं। कहो तो पढ़ा दें आज आधा घंटा, तो उस दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा, उस दिन ही ठीक रहेगा। बहुत बदमाश है यार, डिवाइड कर दो यार इन दोनों को, तो जो कॉमन है वो कट जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग 1 और 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h प्लस एक्स अपॉन एच डैश प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू, देखो 1/2 कॉमन है तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करना आसान है, वैल्यू पुट कर डालो। हाइट दी हुई है बेटा क्वेश्चन में, हाइट कितनी 0.24 और x कितना दिया हुआ 0.01। हमसे हाइट h डैश ही पूछा जा रहा है, बाकी सब तो गिवन है, ठीक है। तो h डैश छोड़ के बाकी सब दिया है, और आपको x और x डैश भी दिया हुआ है। कैसे देखो, x दिया है 0.01 और x दिया है 0.04। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से हो जाएगा 0.24 प्लस 0.01 अपॉन h डैश प्लस 0.04 इज इक्वल टू x कितना है 0.01 अपॉन 0.04 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, डेसिमल जब देखो, मैं अब सिखा, जिसको नहीं आता उसके लिए, जब डेसिमल प्लेस ऊपर नीचे बराबर डेसिमल हटा सकते हो, तो ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, ठीक है। कितना आसान हो गया देखो। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो 16 इधर आ जाएगा, ठीक है, और आपका 0.04 प्लस h डैश उधर चला जाएगा, ठीक है। रुको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन तो कर ही लो यार। तो छुट्टी तो मिल ही रही है ना। तो ये आ जाएगा 0.24 प्लस 0.01 कितना जाएगा 0.25 इज इक्वल टू क्या जाएगा h डैश प्लस 0.04 इनटू 1 अपॉन 16 इधर भेज दो, ठीक है, इज इक्वल टू h डैश प्लस 0.04 को इधर क्या जाएगा, इसका आंसर होगा। सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ट्वेंटी 25 इंटू 16 कितना आएगा 400 आएगा ना, और यहाँ डेसिमल प्लेस कितने 2, तो 4 आएगा, है ना। दिया जाएगा, अरे 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, 400 में से 2 जीरो के आगे लगाओगे भाई तो 4 ही बचेगा, है कुछ और आ रहा है क्या? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 400 में 1 2, अरे ये 4 आ गया 4 माइनस 0.04, कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा 3.06। किसने बोला, नाम तो बताओ अपना। हाँ सही है, ये इसका जो है ये आइंस्टीन साहब से मिलके आएगा। जाओ भैया ऊपर जाओ। 3.96 होगा ना, 0.04 तो घटा रहे, ठीक है 3.96 मीटर, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में एक छोटी सी क्लास लेंगे, इसमें क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। थैंक यू। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बाय द वे, ठीक है। टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे हम लोग पहले, तो उसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन एक क्लास का ही है सर, बस एक क्लास, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 2 क्लास, 2 घंटे दे दोगे तो एक ही क्लास।